हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7 यानी बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का विविध तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे प्रश्नावली 8। आपका एक पुराने बुक के हिसाब से प्रश्नावली 9 होगा ना, तो हमको इसमें प्रश्नावली 8 यानी चैप्टर या एक्सरसाइज 8 देखना है। तो ये है क्या? अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी इसे कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अनुक्रम तथा श्रेणी, आप अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी क्लास 10 में ही पा गए हो। समांतर श्रेणी वहां पर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वहां पर उसके बारे में जानकारी पाए हो। तो एक बार हम थोड़ा सा अपने बेसिक बात को उठाते चलते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर की तरफ आएंगे। तो अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यानी अनुक्रम। जब कुछ संख्याएं किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करती हैं, उन संख्याओं को आप एक श्रेणीबद्ध कर, मतलब एक सूचीबद्ध कर दो, तो वही क्या हो जाता है? अनुक्रम। जैसे मान लो एक संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो क्या इसमें आपने 2 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किए, फिर यहाँ पर 2 ऐड किए, 8 में 2 ऐड किए, 10 है, 10 में 2 ऐड किए, 12 है, 12 में 2 ऐड किए, 14 है। तो एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब विशेष पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ संख्या को आप एक क्रम से लिख देते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम। यानी ये क्या है? एक अनुक्रम। फिर मान लो यहाँ पर 1 है, आप इसमें 2 का गुणा किए 2 आया, फिर इसमें 2 का गुणा किए 4 आया, फिर इसमें 2 का गुणा किए 8 है, फिर 2 का गुणा किए 16 आया। तो इस तरीके से आप लिखते जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अनुक्रम। क्यों? क्योंकि ये भी एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ एक क्रम में लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मान लो एक संख्या है 16, आप इसमें 2 का भाग दिया 8 आ गया, फिर इसमें 2 का भाग दिए 4 आ गए, फिर इसमें 2 का भाग दिए 2 आ गया, फिर इसमें 2 का भाग दिए 1 आया, फिर इसमें 2 का भाग दिए 1/2 आया। इस तरीके से आप लिखते जाओगे, ये भी एक अनुक्रम है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न को फॉलो करा है। सभी नंबर अपने पुराने नंबर में 2 का भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है। तो ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो करता हुआ एक क्रम में लिखा गया है, तो ये भी आपका क्या है? एक अनुक्रम है। बात समझ आ रहा है ना? जरूरी नहीं कि केवल कुछ जोड़ा जाए, कुछ गुणा किया जाए, कुछ भाग किया जाए तभी आपको अनुक्रम मिलेगा। कुछ किसी भी फार्मूला पे आधारित हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक नंबर है और 2n+1 पे आधारित है। जैसे n बराबर 1 रखोगे, 2 1 के 2 1 3, तो पहला नंबर कितना हो गया? 3। फिर 2 रखोगे, 3 दूनी 6 1 7, तो किसी फार्मूला पे। तो इस तरीके से भी आगे बढ़ सकता है, ये भी अनुक्रम हो जाएगा। कोई नंबर किसी पूर्णांक का स्क्वायर हो सकता है, किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर करते लिखते जाओ। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। तो ये भी एक अनुक्रम हो जाएगा। तो अनुक्रम के लिए सिर्फ एक कुछ पैटर्न आपको मिलना चाहिए, किसी विशेष पैटर्न पर वो आधारित होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, वर्ग हो, घन हो, घनमूल हो, वर्गमूल हो, किसी भी तरीके का पैटर्न आपका बन सकता है। तो किसी न किसी पैटर्न पर आधारित हो और एक क्रम में लिखो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है अनुक्रम। फिर उसके बाद अगर ये जो अनुक्रम का, जैसे पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, तो हम एक अनुक्रम को उठाते हैं। जैसे मान लो हम ये पहले वाले अनुक्रम को लेके चलते हैं, तो ये जिस स्थान पर, जैसे पहले स्थान पर आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। पहला पद आपका क्या है? 2। और इसे दर्शाते कैसे? ऐसे A1। A1 का मतलब पहला पद। ये आपका है दूसरा पद, तो हम ये क्या लिखेंगे? ये दूसरा पद है, और दूसरा पद है क्या? 4, तो इसे क्या लिखेंगे? A2। ऐसे ये जो 6 हो जाएगा तीसरा पद है A3, फिर 8 होगा, ये चौथा पद हो जाएगा A4। इस तरीके से आप लिखते जाओगे। तो ये होता है पद ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये आपका पद है। और जो A के साथ ही जो नीचे लिखा हुआ है नंबर, इसे कहते हैं पदांक। क्या कहते हैं? पदांक, यानी टर्म। किस टर्म पे? जैसे ये पहला टर्म है यानी फर्स्ट, इसके लिए पदांक 2 है, ये तीसरे पदांक पे है यानी तीसरे पद स्थान पे। तो ये जो किस स्थान पे, वो नंबर जिस स्थान पे है, वो बताने वाला जो नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? पदांक। तो A1 का मतलब बता रहा है ना पहले स्थान पे, A2 का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि ये दूसरे स्थान पे, A3 का मतलब बता रहा है कि तीसरे स्थान पे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पदांक।
बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे आप चले जाओगे तो जो यनवा पद होगा, यनवा मतलब, अब यनवा पद का मतलब कुछ भी हो सकता है। यन का वैल्यू आप 10 रखोगे 10वां पद मिलेगा, यन का वैल्यू आप 11 रखोगे 11वां पद मिलेगा, यन का वैल्यू आप 12 रखोगे 12वां पद मिलेगा। तो यन का वैल्यू रखोगे तो आपको यनवा पद मिल जाएगा। तो ये जो यनवा पद होता है, इस यनवे पद को हम लोग क्या कहते हैं, इस अनुक्रम का व्यापक पद या सामान्य पद, जनरल टर्म। बात समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने ये देखा अनुक्रम। अब अनुक्रम दो तरीके का होता है, एक परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, और एक आपका अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम को कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और इसे कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस? परिमित का मतलब क्या है, ये लिखने के लिए नहीं, आप ये केवल समझते रहो ना, आपको लिखने का काम नहीं है। परिमित अनुक्रम क्या होता है? परिमित का मतलब क्या है कि निश्चित पद हो। जैसे ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या कुछ निश्चित हो, उसमें 10 पद हो या 20 पद हो। जैसे अब यही अनुक्रम 2 4 6 8 10 12 मान लो, बस यहाँ तक है। तो यहाँ पर आपको पता है कुल मिलाकर कितने 6 पद है, तो ये आपका परिमित अनुक्रम है। तो ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, 6 पद हो 10 पद हो 100 पद हो 1000 हो 1 लाख हो 1 करोड़ हो 1 अरब हो, फिक्स है ना कि इतने ही पद हैं। तो ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, ऐसे अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम। और अपरिमित अनुक्रम, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, यानी वो इनफाइनाइट तक वैसे चला जाए, बढ़ता रहेगा आगे बढ़ता रहेगा अनुक्रम। तो इस तरीके के अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम। बात समझ आ रहा है। चलो, तो अब हम आगे देखते हैं कि परिमित अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम का जो आप व्यापक पद लिखते हो यनवा पद, उसे कैसे लिखते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर यही आपका एक अनुक्रम है, तो आप क्या एपी का यनवा पद लिखना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? बोलो। आप इसके पहले क्लास 10 जब पढ़े हो तो एपी का एनवा पद लिखना सीखे थे ना। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए क्या होता है पहला पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, और डी क्या होता है सार्वत्रिक। तो अगर इस जैसे ये एपी है क्योंकि सब में दो दो जुड़ता जा रहा है, तो आपका समांतर श्रेणी में है ना। तो अगर इसका एनवा पद लिखना होगा तो एनवा पद आप कैसे लिखोगे, देखो ये आपका, आप इसे कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे देखो ये पहला पद है तो दो का, एक में दो का गुणा किया गया। ये दूसरा पद है तो 4 आया, यानी 2 दूना 4 आया। तीसरा पद है 3 दूनी 6 आया। चौथा पद है 4 दूनी 8 आया। पांचवा पद है 5 दूनी 10 आया। छठवां पद है 6 दूनी 12 आया, यानी जिस पद पे है उसका दुगुना एक नहीं है। जैसे 7वां पद है 7 का दुगुना आया। तो अगर आपको यनवा पद लिखना होगा तो क्या यन में आप 2 का गुणा कर दोगे, ये तो हो जाएगा एनवा पद। तो आप इसके एनवा पद को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2n। बोलो। मान लो फिर ऐसे कभी कभी होता है कि an बराबर कितना, कभी ऐसा आ जाएगा 2n प्लस 1। आप n का वैल्यू 1 रखोगे, इसमें n बराबर कितना रखो 1, तो कितना हो 2 1 के 2 1 3, तो पहला पद कितना आया 3 आया। n बराबर कितना रखो 2, तो 3 दूनी 6 7, अगला पद कितना आया 7। ऐसे आप किसी पद को लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि यनवा पद आप लिख दिए, यनवा पद इसको ही बता देगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी पद को बता सकते हो आप यनवा पद की सहायता से। यहाँ पर भी देखो, अगर आपको यनवा पद पता है कि कैसे निकालना है तो आप यनवा पद की सहायता से बस n बराबर 1 रखोगे पहला पद मिलेगा, n बराबर 2 रखोगे दूसरा पद मिलेगा, n बराबर 3 रखोगे तीसरा पद मिलेगा। इस तरीके से आप कोई भी पद बता सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये जो एनवा पद का फार्मूला नहीं, सभी ये जो फार्मूला टाइप है ये सभी पदों के लिए अप्लाई हो रहा है, पहले पद के लिए भी, दूसरे पद के लिए, तीसरे से किसी पद के लिए यही फार्मूला चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसा अनुक्रम मिलेगा जिसमें एक ही फार्मूला सभी पदों के लिए लागू नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई एक अनुक्रम है इस तरीके से 1 1 0 2 या 8 10 12 14 16 इस तरीके से। तो क्या यहां पर आपको देख रहा है एक जो पैटर्न मिला यहां से मिलना स्टार्ट हुआ, 8 2 10 हुआ, 10 2 12 12 2 14 हुआ, 14 2 16 हुआ। लेकिन इसके पहले अलग धुन में चल रहा था, अलग ही हिसाब से चल रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आप बताओगे कि पहला पद कितना है इसका 1 है, दूसरा पद कितना है इसका 1 है,
या आप ऐसे ही बता सकते हो कि पहला पद ये बराबर है दूसरे पद के, और ये दोनों कितने के बराबर है, 1 के, और इसका जो तीसरा पद है वो कितना है, 0। तो फिर अब आगे यहाँ से तो पैटर्न मिलता है ना, तो चौथा पद था तो 2 का गुणा हुआ, पांचवा पद है तो 2 का गुणा हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, छठवां पद है 6 दूनी 12 मिला, तो यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल गया इसके आगे। यानी अगर अब इसके आगे आपको यनवा पद लिखना होगा, तो यनवा पद के लिए क्या जौन सा पद चाहिए उसमें आपको 2 का केवल गुणा ही तो कर रहे हो। अरे देखो ये आपका चौथा पद है तो 4 में 2 का गुणा कर दिया आपको मिला, या आपका पांचवा पद है 5 में 2 का गुणा कर दिया तो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी अगर यनवा पद चाहिए तो आप यन में क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे। लेकिन यन का वैल्यू 3 तक, जब अगर यन का वैल्यू 1 है, यन का वैल्यू 2 है, यन का वैल्यू 3 है, तब ये फार्मूला नहीं लागू होगा। यन की वैल्यू 3 के लिए केवल आपका ये कुछ अलग था, तो ये जो फार्मूला लग रहा है यन के कितने मान के लिए स्टार्ट हो रहा है, यन बराबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी आप बताओगे कि यहाँ पर यन का वैल्यू 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, जहां एन आपका क्या करता है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अरे प्राकृतिक संख्या का, और आपको पता है पदों की संख्या कभी, पहली बात तो ऋणात्मक धनात्मक दशमलव ये सब नहीं होता है, पदों की संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। क्लास 10 में आप पढ़े हो ना, अरे आप पहला पद पढ़ोगे, फिर दूसरा पद होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा। कभी आप ऐसा पढ़े हो क्या कि -5वां पद, ऐसा तो नहीं पढ़े हो, या 2.3वां पद, ऐसा तो नहीं पढ़े हो। यानी जो पदों की संख्या होती है वो सदैव क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। या तो पहला पद होगा या तो दूसरा, 3, 4, 5 इसी तरीके से क्रम चलता है। तो बात समझ आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार का अनुक्रम हुआ, इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। हिंदी में भी इसे हम ऐसे भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो, या फाइबो भी बोलते हैं, फिबोनाची अनुक्रम। ठीक है, तो जब आपका अनुक्रम का सभी पद, यानी पहले से लेके अंतिम पद तक कोई पद एक ही फार्मूला का अनुसरण करता है, एक ही पैटर्न का अनुसरण करता है, तो ये आपका सामान्य अनुक्रम होगा। लेकिन जब उसके कुछ पद अलग धुन में रहे और फिर कुछ पद छोड़ने के बाद से एक अनुक्रम का पालन करें, एक पैटर्न का पालन करें, तो इस प्रकार के अनुक्रम को क्या बोलते हैं, फिबोनाची अनुक्रम। बात समझ में आ रहा है। तो ये हुआ आपका अनुक्रम के बारे में। अब श्रेणी क्या होता है, आप इसे देख लो। श्रेणी, जब आप जो भी आपको अनुक्रम मिला है उस अनुक्रम में आप प्लस लगा के लिख देते हो, यानी उन सभी अनुक्रम को आप योग कर देते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी। योग करने का मतलब जोड़ के उसका रिजल्ट नहीं लिखना है, बस उनके बीच में आपको प्लस लगाना। करने का मतलब जैसे मान लो ये आपका एक अनुक्रम है, तो आप इसमें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ऐसे आप लिख दोगे, तो ये आपका क्या हो गया, श्रेणी हो गया। तो अनुक्रम में जब आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगा के लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस अनुक्रम का संगत श्रेणी यह है। आपको ये जोड़ के नहीं लिखना है, अगर आप जोड़ के लिख दोगे, जैसे मान लो कि हम एक केवल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपको केवल यहाँ तक 14 तक आपको एक अनुक्रम मिला था, तो इसके संगत श्रेणी ये होगी। अगर आप इसको जोड़ के लिख दिए, मान लो जोड़ने के बाद आ गया कितना, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 26 ना, ये 26 होगा, 30 26 56 हो जाएगा। तो मान लो ये जोड़ने के बाद कितना है, 56। तो ये जो 56 होगा ये श्रेणी नहीं है। क्या बोलोगे, ये प्लस, ये तो इतना प्लस करने के बाद बराबर इतना आएगा, ठीक है, प्लस करने के बाद बराबर इतना आएगा, तो जो बराबर पूरा जोड़ने के बाद आएगा उसे हम बोलेंगे इस अनुक्रम के या इस श्रेणी का योग। बात समझा, ये आपका उस श्रेणी का योग है। लेकिन केवल श्रेणी लिखना होगा, केवल आपको सभी नंबर को ये जो अनुक्रम में जितने भी पद है सभी पद को आपको लिखना पड़ेगा, और बीच में प्लस प्लस लगा के, तो केवल प्लस प्लस लगा के लिखोगे तो ये आपका श्रेणी है, और आप इसे जोड़कर पूरा लिख दिए तो आपका उस श्रेणी का योग है। इसको आप श्रेणी नहीं बोलोगे कि ये दोनों एक ही चीज है, ये जोड़ने के बाद इतना आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो जोड़ने के बाद आएगा वो श्रेणी का योग होगा, और केवल जब प्लस लिखोगे इस तरीके से तो आपका क्या होगा, श्रेणी होगा। तो श्रेणी भी परिमित और अपरिमित हो सकता है। अगर अनुक्रम परिमित होगा तो श्रेणी भी उसका परिमित होगा, और अगर अनुक्रम अपरिमित होगा तो उसका संगत श्रेणी भी अपरिमित होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में जानकारी। तो बस इसमें इतना ही है, आपका समझ में आ रहा है। इसका जो थ्योरी लगभग इतना ही है। आपको इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, बस एनवा पद लिखना होगा। आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, एक थोड़ा टाइम, जैसे मान लो कि आपको पता है कि जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम के पहले पद को आप क्या A1 लिखते हो, अनुक्रम के दूसरे पद को आप A2 लिखते हो,
अनुक्रम के तीसरे पद को आप A3 लिखते हो, फिर चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5, यही तो आपका अनुक्रम होता है। अनुक्रम के पदों को आप इस तरीके से लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो अगर इस अनुक्रम के संगत श्रेणी आपको बताना होगा तो आप क्या करोगे? प्लस प्लस लगा के लिख दोगे, यानी इस अनुक्रम का जो संगत श्रेणी होगा वो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस इस तरीके से आप लिखते जाओ। मान लो इस अनुक्रम में अगर n पद है तो अनुक्रम का nवां पद an होगा, तो आप इसे ऐसे करते करते प्लस an तक जाओगे। तो इसी को, यानी जो अनुक्रम का श्रेणी है, इसी को हम एक सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं। कैसे? सिग्मा an, n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू n। यहाँ पर आप केवल n लिखो। बात समझ में आ रहा है ना? इस बात का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर n बराबर आप 1 रखोगे तो आपको क्या a1 मिलेगा, और ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब सभी में आपको प्लस प्लस करके लिखना है। तो फिर n बराबर 1 रखो तो a1 मिला, सिग्मा यानी प्लस, फिर n बराबर आप 2 रखोगे तो a2 मिलेगा, फिर n बराबर 3 रखोगे a3 मिलेगा, n बराबर 4 रखोगे a4 मिलेगा, और सभी प्लस करते जाओगे तो आपको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपको n का वैल्यू जाना कहाँ तक है? n तक जाना है। जैसे इसे हम थोड़ा और समझाते हैं आपको। अगर कभी आपको ऐसा मिलता है, जैसे मान लो कि 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 और ऐसे ऐसे करते 2 का पावर 10 ये मिला। अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसे कैसे लिखोगे? सिग्मा सब में क्या है? 2 का पावर कितना है? अरे 2 का पावर 1 है, फिर 2 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर 3 है, ऐसे ऐसे 2 का पावर चल रहा है, हम लिख देंगे इसे जनरली 2 का पावर n। बस समझ आ रहा है ना? 2 का पावर n। बस आप बता दोगे n का वैल्यू सेल मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा और जाके खत्म कहाँ होगा। तो n बराबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। n बराबर 1 रखोगे तो आपको ये पहला पद मिलेगा, यानी n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और n का वैल्यू जाएगा कहाँ तक? 10 तक। तो इसका क्या हो गया? सिग्मा नोटेशन हो गया। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम का संगत जो श्रेणी है, उस श्रेणी को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो अब आपको इस प्रश्नावली में क्या करेगा? रिप्रेजेंट के पहले तो इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ आपको an मतलब nवां पद का व्यापक रूप दिया रहेगा, किसी एक समांतर श्रेणी, केवल कोई भी एक श्रेणी रहेगा या कोई भी एक अनुक्रम रहेगा, उस अनुक्रम का व्यापक पद आपको दिया रहेगा। जैसे an बराबर -1 का पावर n 2n + 1, तो ये क्या व्यापक रूप है कि नहीं है? nवां पद का ये व्यापक रूप है। तो आपको बोलेगा कि इसका दूसरा पद बताओ, इसका तीसरा पद बताओ, इसका 9वां पद बताओ, इसका 12वां पद बताओ। तो जौन सा पद पूछेगा n बराबर आप उतना रख कर सॉल्व कर दोगे। तो चलो फिर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्नावली 8.1 का एग्जाम्पल कौन? सबसे पहला एग्जाम्पल पुराने बुक से ये आपका प्रश्नावली 9 होगा, ठीक है? नए सिलेबस के हिसाब से ये आपका प्रश्नावली 8 है। उदाहरण 1 क्या बोला कि दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। आपको कितने पद लिखने हैं? प्रथम 3 पद, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद बता। तो आपको परिभाषा क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, an बराबर कितना? 2n + 5। अगर आपको 3 पद चाहिए, यानी n बराबर आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला पद मिल जाएगा। n बराबर आप इसमें 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा पद मिल जाएगा। और n बराबर आप 3 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तीसरा पद मिल जाएगा। तो जब आओ n बराबर 1 केवल इसी साइड थोड़ा रखोगे, इस साइड भी रखोगे तो रखो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 5, तो 5 2 7। फिर 2 × n की जगह यहाँ पर 2 ले जाके रखो तो कितना हुआ? 2 × 2 + 5, तो 2 दूनी 4 5 9, ये 4 में 5 जोड़ोगे नहीं आएगा। और इसमें आप 3 ले जाके रखो तो 2 × 3 + 5, 3 दूनी 6 और 6 5 11। तो पहले 3 पद हो, ठीक है? तो फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है? दूसरा परिभाषा इसका क्या बोला है? पहले का सेकंड, an बराबर nवां पद का परिभाषा क्या है? n - 3/4। इसमें भी वही प्रथम 3 पद चाहिए। तो अगर प्रथम 3 पद चाहिए तो n बराबर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला पद यानी a1 मिलेगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 1 रखो, 1 - 3/4। तो 1 में से 3 घटाओगे -2/4 आया, और 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, तो आपका पहला पद कितना हुआ? -1/2।
n बराबर आप इसमें 2 रखो, तो जब n बराबर 2 रखोगे आपको दूसरा पद मिलेगा, तो रखो 2 माइनस 3/4, तो 2 में से 3 घटा के माइनस 1/4, तो दूसरा पद आपको कितना मिला, माइनस 1/4। और n बराबर आप इसमें क्या रखोगे 3, तो आपको क्या मिलेगा तीसरा पद, और तीसरा पद 3 माइनस 3/4, तो 3 में से 3 घटा के 0, 0/4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है। तो अतः आपको जो अनुक्रम है, अतः अनुक्रम क्या होगा, पहला पद -1/2, दूसरा पद -1/4 और तीसरा पद 0। अनुक्रम का यही तो तीनों पद होगा ना। चलो फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, an बराबर है n-1 2 - n 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा। आप n बराबर 20 रख दो, 20वां पद मिल जाएगा। तो देखो कैसे करोगे आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, इसका nवां पद आपको क्या दिया है, n-1 n-2 सॉरी 2 - n और 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा। तो n बराबर आप इसमें क्या रख दो, 20 रखने पर, तो जब n बराबर 20 रखोगे तो 20वां पद a20, n बराबर 20 रखोगे तो abc होगा, इधर भी n बराबर 20 रखो तो 20 - 1 2 - 20 और 3 + 20, तो 20 में से 1 घटाओ 19 आएगा, और 2 में से 20 घटाओ -18 आएगा, और 20 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो बस आप ये पूरा गुणा कर दो, वही आपका हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद हम सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -7866, ठीक है 7866, ये आपका क्या हो गया, इसका 20वां पद हो गया। तो अब आओ चलो देखो इसका उदाहरण नंबर 3, क्या है उदाहरण नंबर 3, माना कि एक अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। किस तरीके से परिभाषित है, a1 बराबर कितना दिया है 1, और an बराबर कितना दिया है an-1 + 2। बात समझ आ रहा है ना, इसमें क्या बोला है, और यहां पर बोल दिया फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी n का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से 2 के बराबर होना चाहिए, उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, ये परिभाषा लेके चलना है। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। आपको इस अनुक्रम का 5 पद बताना है और उससे जो श्रेणी बनेगा वो बताना है। तो चलो, चूंकि पहला पद तो आपको दे ही दिया है, तो चूंकि a1 बराबर कितना दिया है 1, तो आपका ये पहला पद हो गया। और आपको पता है कि फॉर n ग्रेटर देन 2 an इक्वल टू an-1 + 2, तो चलो n बराबर क्या रखोगे, 2 रखो, n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर आप 2 रखोगे तो आपको a2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रखो a2 इक्वल टू, इस साइड भी रखो a इंटू 2 - 1 + 2, तो a2 इक्वल टू a 2 में से घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा +2, तो यहाँ बताओ, तो दिस इंप्लाइज दैट a2 बराबर कितना हुआ a1 + 2, और a1 का वैल्यू आपको पता कितना है 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, तो आपको यहां से क्या मिला, दूसरा पद आपको कितना मिला 3। चलो अब n बराबर क्या रखो 3 रखोगे तो आपको तीसरा पद मिलेगा, तो n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर a इंटू, क्योंकि आपको बोला है ना an बराबर an-1 + 2, तो आप यहाँ पर n बराबर 3 रखोगे तो यहाँ पर भी आप n बराबर 3 रखोगे, तो कितना हो जाएगा a इंटू 3 - 1 + 2, दिस इंप्लाइज दैट a3 इक्वल टू 3 में से घटाओ कितना हो जाएगा 2 + 2, तो दिस इंप्लाइज दैट a3 इक्वल टू a2 का वैल्यू आपने पहले देखा 3, और यहाँ पर आपको ऐड करना है 2, तो यहाँ से आपको क्या मिला a3 बराबर 3 2 5, तो n बराबर फिर इसी तरीके से आप क्या रख दोगे 4 रखने पर, तो जब n बराबर 4 रखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको ला के रखना है, तो a4 इक्वल टू, यहाँ पर भी n बराबर आप 4 रखोगे तो a इंटू 4 - 1 + 2, तो ये कितना मिला 4 में से 1 घटाओगे 3 + 2, और a3 तीसरा पद आपको 5 मिला है 5 + 2, तो यहाँ से आप क्या मिला a4 बराबर 5 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 7, आपको इस तरीके से चौथा पद मिला। अब n बराबर आप 5 रख दोगे तो आपको 5वां पद मिल जाएगा, तो n बराबर क्या रखने पर 5 रखने पर, तो n बराबर रखो 5 a5, n बराबर 5 रखोगे तो a5 नहीं होगा, a5 बराबर a इंटू 5 - 1 + 2, तो कितना हुआ a5 बराबर 5 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 4 + 2, तो दिस इंप्लाइज दैट a5 बराबर a4 का वैल्यू कितना है 7 + 2, और 7 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से आपको क्या मिला
दिस इंप्लाइज दैट a5 बराबर कितना 7 2 9। तो आपको क्या इस अनुक्रम का पांचवें पद मिला कि नहीं मिला, तो आप लिख दोगे अतः इस अनुक्रम का पांचों पद क्रमशः क्या क्या होगा। पहला पद आपको क्या मिला 1, फिर 3 ना, उसके बाद फिर तीसरा पद 5, फिर 7, फिर 9। और आपको इस अनुक्रम का संगत श्रेणी बताना है। तो चूंकि यदि सिंप्लाइज दैट इस अनुक्रम के संगत श्रेणी या इस अनुक्रम से संगत श्रेणी क्या होगा। श्रेणी लिखने के लिए आपको पता है अनुक्रम में आप क्या करके लिखते हो, केवल प्लस करके लिख देते हो। तो अनुक्रम आपका क्या है 1, फिर प्लस करके 3, प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9 और इसी तरीके से आपके बढ़ता जाएगा। तो अतः इस अनुक्रम से संगत श्रेणी इतना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपका इसका एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। तो हम लोग प्रश्नावली में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा बहुत आपका केवल इस प्रश्नावली में कैलकुलेशन ही है। तो 14 क्वेश्चन है, तो हम लोग 14वें क्वेश्चन को क्या करते हैं अगले लेक्चर में करते हैं। तो आपका ये कौन सा अनुक्रम है, देखो इसमें आपको फार्मूला वाइज दिया है ना। तो जब अलग अलग कुछ पद आपको दे देता है और कुछ पद के लिए परिभाषा मिलता है, तो आपका ये कौन सा अनुक्रम कहलाता है फिबोनाची अनुक्रम। तो चलो फिर आज यहाँ तक बस करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।